हेलो स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा आज का टॉपिक है। पहले हम लोग ये जानते हैं कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। तो कंजर्वेशन मीन्स समथिंग इज टू बी कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मीन्स दैट कैन नॉट बी चेंज। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी एक्सटर्नल चीज़ ना तो एंटर कर सकती है और ना ही एमिट कर सकती है। तो उस सिस्टम के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उनमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो सिस्टम कहलाएगा हमारे पास में कंजर्व्ड सिस्टम। ठीक है। तो अब हम लोग जो है एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिस सिस्टम के अंदर हमारे पास में जो कंजर्वेशन होगा, तो कंजर्वेशन होगा लीनियर मोमेंटम का। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि एक ऐसा सिद्धांत जिसमें लीनियर मोमेंटम ना तो चेंज होगा, ना ही बनाया जाएगा, ना ही जो उसको डिस्टॉर्ट किया जाएगा। ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं हमारे पास में एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर जो है इंटरनल फैक्टर को अफेक्ट नहीं कर सकते। सो वी आर जस्ट कंसिडरिंग ए आइसोलेटेड सिस्टम। इनसाइड द सिस्टम देर आर द टू बॉडीज एंड लेट मी से दैट बॉडी ए एंड बॉडी बी। ठीक है। तो यदि बॉडी ए और बॉडी बी इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोलिजन होता है या किसी प्रकार का लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, किसी प्रकार का वॉट एवर द प्रोसेस इज टेक प्लेस बिटवीन दीज टू बॉडीज, सो नो एक्सटर्नल फैक्टर विल अफेक्ट या नो इंटरनल फैक्टर विल अफेक्ट द एक्सटर्नल फैक्टर एंड नो एक्सटर्नल फैक्टर विल अफेक्ट द इंटरनल फैक्टर। दिस इज द या दिस सिस्टम इज नोन एज द आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। ओके। सो let us consider isolated system. The collision between the two particles changes the linear momentum of the individual particle. Let me say that in a isolated system there are the two bodies, body A and body B. Body A will strike with the body B and body B will strike with the body A with a बॉडी ए विल स्ट्राइक विद द बॉडी बी एंड बॉडी बी विल स्ट्राइक विद द बॉडी ए। ठीक है। तो जब ए बी से स्ट्राइक करेगी और बी ए से स्ट्राइक करेगी तो हम लोग ये कहेंगे इन दोनों के बीच में जो है कोलिजन हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं जब कोलिजन होगा तो बॉडी बी जो है वो बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाएगी और बॉडी ए जो है वो बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो लेट मी से दैट फोर्स ऑन बॉडी बी विद रेस्पेक्ट टू बॉडी ए, फोर्स ऑन बॉडी ए विद रेस्पेक्ट टू बॉडी बी। ठीक है। तो इसको मैंने लिखा एफ बी ए मतलब फोर्स ऑन बॉडी बी बाई बॉडी ए, एफ ए बी का मतलब फोर्स ऑन बॉडी ए बाई बॉडी बी। ठीक है। ओके। जब वो दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो हम लोग ये जानते हैं कि कोलिजन होने से पहले दोनों की दोनों बॉडी ट्रेवल कर रही थी, उन बॉडीज के अंदर कुछ मास था। तो यदि उनके अंदर कुछ मास था तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ वेलोसिटी रही होगी। तो एक सिचुएशन हमारे पास में बन गई बिफोर द कोलिजन सिचुएशन और एक बन जाएगी हमारे पास में आफ्टर द कोलिजन सिचुएशन। तो बिफोर द कोलिजन जो सिचुएशन है उसमें इन दोनों बॉडीज का लीनियर मोमेंटम कुछ अलग अलग रहा होगा और आफ्टर द कोलिजन इन दोनों बॉडीज का लीनियर मोमेंटम कुछ अलग अलग रहा होगा। ठीक है। तो जब दोनों बॉडी एक दूसरे के दौरान टकराएंगी तो दे विल टेक ए स्मॉल टाइम बिकॉज ऑफ कोलिजन जो होता है वो बहुत ही कम टाइम इंटरवल के दौरान होता है। वो दोनों बॉडी आती है, टकराती है और विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दोनों की दोनों अलग हो जाती है। ठीक है। ओके। तो नाउ एक जो बॉडी है जिसका कोलिजन होने से पहले जो है लीनियर मोमेंटम है पी ए, एक दूसरी बॉडी है जिसका कोलिजन होने से पहले लीनियर मोमेंटम है पी बी। अब दोनों बॉडी के अंदर कोलिजन हो गया और दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है वो बन गया हमारे पास में डेल टी टाइम इंटरवल के दौरान उन दोनों के अंदर कोलिजन हुआ। ठीक है। तो अब कोलिजन होने के बाद में जो बॉडी ए था उसका लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया और वो बन गया हमारे पास में पी डैश ए, और जो बॉडी बी है उसका लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया और वो बन गया हमारे पास में पी डैश बी। ओके। तो अब व्हाट इज़ द रीज़न या कौन सा ऐसा रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से इनका लीनियर मोमेंटम जो पहले था वो चेंज हो गया अभी दूसरे फॉर्म में, मतलब पहले था पी ए अब हो गया पी डैश ए। तो हम लोग ये जानते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम
मतलब कि किसी भी बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज करने के लिए द फोर्स इज द फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल। सो वी कैन से दैट कि एक बॉडी का ए बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम चेंज किया है उसके लिए फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। तो किसने फोर्स लगाया है? तो आंसर बॉडी बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया, जिसकी वजह से बॉडी ए का लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया है। कितने टाइम के दौरान? डेल टी टाइम के दौरान दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया है। तो लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया उसका पी ए डैश, मतलब फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस का इनिशियल लीनियर मोमेंटम। इसी प्रकार से हम बॉडी बी का काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस का इनिशियल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं यदि हम लोग एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें जिसमें लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो ये कहता है कि जितना लीनियर मोमेंटम पहले होना चाहिए उतना लीनियर मोमेंटम हमारे पास में बाद में होना चाहिए यदि वो कंजर्व्ड है। तो और ये बात हुई यदि लीनियर मोमेंटम हमारे पास में कंजर्व्ड है। लेकिन जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है वो ये कहता है कि यदि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो जो फोर्स लगा रही है वो एक्शन करेगी और दूसरी बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगी, वो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन का काम करेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन we can say that force of on body A by body B which will be equal to the force on body B by body A but it is in opposite directions। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोनों की वैल्यू हम लोगों ने पुट किया है, तो दोनों की वैल्यू जो हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में सोल्व करने पे ऐसा, मतलब कि लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन विच विल बी इक्वल। ठीक है, विच विल बी इक्वल। सो व्हाट वी कैन से दैट कि इन ए आइसोलेटेड सिस्टम द फाइनल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द इनिशियल लीनियर मोमेंटम। दैट मीन्स यदि हम लोग एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास में जितना लीनियर मोमेंटम पहले है उतना लीनियर मोमेंटम हमारे पास में बाद में रहेगा, और हम लोग ये बोल सकते हैं द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ए आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, इसके कुछ एग्जांपल हमारे पास में, जैसे कि हम लोग एक गन जो है उससे एक बुलेट को फायर करते हैं तो उसका जो गन का लीनियर मोमेंटम पहले है और गन का लीनियर मोमेंटम जो बाद में होगा दोनों के दोनों कंजर्व्ड होंगे। ठीक है, कैसे उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। सो वी हैव ए टॉपिक दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशंस ऑफ द लीनियर momentum। so the topic is recoiling of a gun। let me say that मेरे पास में एक गन है, इस गन के थ्रू मैंने एक बुलेट को जो है फायर किया और जो बुलेट है वो v1 नाम की वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही है, और जो ये कह सकते हैं कि जो बुलेट का मास हमारे पास में वो है m1। यदि बुलेट इस डायरेक्शन में हमारे पास मूव कर रही है तो हम लोग ये जानते हैं कि जो गन होगी वो बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो जो गन है उसका मास है m2 और जो गन है वो v2 नाम की वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो m1 है मास ऑफ द बुलेट, m2 है मास ऑफ द गन, v1 जो है वेलोसिटी ऑफ द बुलेट और v2 जो है वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइलिंग ऑफ ए गन। रिकॉइलिंग ऑफ ए गन मतलब एक गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन से मूव करती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइल। ठीक है, जब हम लोगों ने गन से किसी प्रकार की फायरिंग नहीं की है उस टाइम पे जो लीनियर मोमेंटम होगा, क्योंकि ना बुलेट मोशन में है ना बुलेट के पास कोई वेलोसिटी है ना गन के पास कोई वेलोसिटी है, और हम लोग ये जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम जो होता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो जब एक बुलेट से हम लोग कोई फायरिंग नहीं करते हैं उस टाइम पे लीनियर मोमेंटम जो होगा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि हम लोग आफ्टर फायरिंग की बात करते हैं, जब हम लोगों ने फायरिंग कर चुके हैं तो उस टाइम पे एक लीनियर मोमेंटम बन जाएगा हमारे पास में बुलेट का और एक लीनियर मोमेंटम बन जाएगा हमारे पास में गन का। तो उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम हमारे पास में हो जाएगा गन का प्लस का बुलेट का। ठीक है, तो m1 v1 प्लस का m2 v2। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो ये कहता है कि लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन और लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन शुड बी इक्वल टू सेम। तो हम लोगों ने क्या किया, लीनियर मोमेंटम बिफोर जो फायरिंग था वो पुट कर दिया 0 क्योंकि वो वहाँ पे 0 था। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग है वो हम लोगों ने पुट कर दिया m1 v1 m2 v2। यदि हम लोग यहाँ से m1 v1 को उधर उठा के लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और यहाँ से v2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का m1 v1 अपॉन m2।
मतलब कि यहाँ पे दो तीन चीज़ें समझिए आप। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में आपकी बुलेट मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है जो गन जो है वो मूव कर रही है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द V1 एंड V2 आर इन अपोजिट ईच अदर। ठीक है। सेकेंड थिंग, दूसरी चीज़ ये देखिए बेटा यहाँ पे कि V2 और M2 जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि हमारे पास में यदि किसी का मास ज़्यादा होगा, क्योंकि M2 यहाँ पे जो मास है वो हमारे पास में गन का मास है, तो यदि किसी का मास ज़्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो उतनी ही कम होगी, क्योंकि हम लोगों ने कंसिडर किया है कि जो M2 और V2 जो है वो मास ऑफ द गन और वेलोसिटी ऑफ द गन, और M1 V1 जो है वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एंड मास ऑफ द बुलेट है। तो ये कह रहा है इस एक्सप्रेशन से कि M2 यदि ज़्यादा होगा तो V2 क्या होगा, कम होगा। इन दोनों के दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि यदि गन का मास ज़्यादा होगा तो उसका जो रिकॉइलिंग होगा, रिकॉइलिंग मतलब गन जो है इतनी स्पीड के साथ पीछे जाएगी वो उतना ही कम होगा। यदि मान लीजिए हम लोग गन का मास हल्का कर देते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जो गन की जो पीछे मूव करने की या पीछे रिकॉइल करने की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हैवियर जो ऑब्जेक्ट होगा वो लाइटर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में पीछे कम स्पीड के साथ में और कम डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगा। अच्छा, इसी से जुड़ता हुआ क्वेश्चन आता है हमारे पास में, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि जब जो गनर मैन है, जो गन चलाने वाला है, उसको सलाह दी जाती है कि वो गन को जो है वो टाइट पकड़े। ठीक है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यदि वो गन को ढीला पकड़ेगा तो जो गन है वो पीछे की तरफ मूव करेगी, क्योंकि गन के पास एक मास है और वो पीछे की तरफ मूव करेगी। तो यदि गन जैसे ही पीछे की तरफ मूव करेगी तो उसका जो शोल्जर है, कंधा जो है, तो यदि वो ढीला होगा तो उसके ऊपर एक झटके के साथ में गन जो है वो अटैक करेगी फायरिंग के दौरान, और उसका जो कंधा है वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, इसलिए उसको सजेशन ये दिया जाता है कि यदि वो गन को टाइट पकड़ेगा तो यदि वो टाइट पकड़ेगा तो जो गन का मास है वो दैट इज इक्वल टू M2, गन का मास है वो प्लस प्लस किसका मास है, ह्यूमन बॉडी का जो मास है, सोल्जर का मास है, दोनों के दोनों मास मिलके बन जाएंगे एक सिंगल मास। तो एक तो गन का मास ज़्यादा है बुलेट के कंपेरिजन में, दूसरा मान लीजिए उसका जो सोल्जर का मास है वो है M1 M3। ठीक है, मान लीजिए सोल्जर का मास है M3, तो यहाँ पे M2 प्लस M3 मिलके एक बॉडी बना लेंगे, और उस कंडीशन में जो मास होगा उसकी क्वांटिटी और ज़्यादा होगी, और यदि उसकी क्वांटिटी और ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी जो है वो और कम हो जाएगी, और यदि वेलोसिटी और कम हो जाएगी तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो गनर है, जो गन चलाने वाला बंदा है, उसको जो झटका लगने वाला चांसेस है वो और कम हो जाएंगे, क्योंकि मास इंक्रीज हो जाएगा तो वेलोसिटी और कम हो जाएगी और उसको झटका झटका लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए उसको सजेस्ट किया जाता है कि जब वो गन चलाए तो उसको गन को टाइट पकड़े। ठीक है, ओके। तो ये एक एप्लीकेशन थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। अगले लेक्चर में जो है हम लोग कुछ रॉकेट के बारे में पढ़ेंगे कि रॉकेट को जब ऊपर जाता है तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस जो हो काम करते हैं। एक दो टॉपिक और बचे हमारे बेटा, उसके बाद में इसका फर्स्ट पार्ट जो है लॉ ऑफ मोशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट शुरू करेंगे फ्रिक्शंस का। तब तक आप जो है इन सबको पढ़िए, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।